हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एड्यू पॉइंट बाय शिवानी। तो जैसे कि हमने कल करा था चैप्टर नंबर 1 और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बताया। हमने देखा है कि हमने ये बात 11th क्लास में भी पढ़ी थी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। पहला, P&L स्टेटमेंट। दूसरा, बैलेंस शीट। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चौथा, नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि P&L स्टेटमेंट क्या होता है, जहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताए जाते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता। बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होता है जहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमारा कैश कितना जनरेट हुआ है, हमने कैश कितना यूज़ करा है और कहाँ कहाँ यूज़ किया है। और नोट्स टू अकाउंट्स में हमारी वो इन्फॉर्मेशन आती है जो हम किसी भी अकाउंट में शो नहीं कर पाते। जैसे कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हमारी किस टाइप से बनती है कंपनी की, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहला पॉइंट आता है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके नीचे उसका सब पॉइंट आता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में हम क्या दिखाते हैं, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, और उनको हमें कैसे दिखाना होता है, वो हम डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वो हम दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी, और इशू कितनी करी गई, पेड अप कितनी है। तो ये जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है ये आती है हमारी नोट्स टू अकाउंट्स में। चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं जिससे हमें लास्ट एग्जाम टाइम में याद रहे। तो पहले हमारा P&L में क्या आता है। P&L में आता है रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। हमारी बैलेंस शीट क्या शो करती है, शोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज controlled by an enterprises। और हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है, जनरेशन ऑफ कैश एंड इट्स यूजेस। और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आता है हमारा, शोज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट आइटम्स। क्लियर है सभी को। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या शो करते हैं हमारा, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑफ एन एंटरप्राइजेस की क्या क्या रिजल्ट्स रहे हमारे पास, क्या हमारे फायदे थे, क्या हमारे नुकसान थे, हमने कितने एक्सपेंसेस करे, हमें कितने डिस्काउंट रिसीव हुए, कितनी हमारी इनकम जनरेट हुई। और बैलेंस शीट क्या शो करती है, हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइजेस, कि हमारी कौन कौन सी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारी एंटरप्राइजेस कैरी कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा क्या कैरी कर रहा है, जनरेशन ऑफ कैश, कि कैश कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, एंड इट्स यूजेस, और हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स क्या शो करते हैं हमारा, शोज सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कौन सी हो गई, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कि उनकी ऑथराइज कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, पेड अप कितनी है, इशूड कितनी है। ये सारी हमारी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये कहाँ शो करेंगे हम, नोट्स टू अकाउंट्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। तो
पहला बंदा है इन्वेस्टर्स, दूसरा एम्प्लॉइज़, तीसरा क्रेडिटर्स, चौथा गवर्नमेंट, पाँचवाँ लेंडर्स और छठा पब्लिक। तो पहले इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। इन्वेस्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि वो क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। जब अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी तो इन्वेस्टर एक इन्वेस्ट कैसे करेगा किसी कंपनी में जाकर। इसलिए हमारे लिए जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स के लिए। जब तक उसे दिखेगा नहीं हमारी कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, जब तक वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। सेकंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कितनी स्टेबल है, कितनी ग्रोथ कर रही है। अगर वो स्टेबल ही नहीं होगी, ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या करेगा एम्प्लॉय एक, उसको डर लगेगा कि भाई हमारा बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी सैलरी हमें टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हम अपने गुड्स सप्लाई करते हैं या हमें क्रेडिट पे लेते हैं उनसे सामान, तो वो हमारी कंपनी की क्या करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि भाई ये कंपनी इतनी कैपेबल है या नहीं है कि वो हमारा अमाउंट हमें टाइम पे रीपे करे या ना करे। और फिर गवर्नमेंट कैसे चेक करती है, गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है ये चेक करने के लिए कि हमारी कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो टैक्स टाइम पे दे रही है या नहीं दे रही, कि वो सारे जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क होते हैं CSR वो कर रही है नहीं कर रही। हमें सब चीज़ शो करनी होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लैंडर्स का वही हो गया कि टाइमली पेमेंट मिल रही है हमें या नहीं मिल रही। और पब्लिक के लिए हो जाता है कि हम पब्लिक क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि किस टाइप से हमारी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी इकोनॉमी में। यानी कि जैसे हम लोग जनरल पब्लिक हैं, अब हमें स्टॉक्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कि कंपनी इस काबिल है या नहीं है कि वो हमें अर्न करके दे सके। अगर कंपनी को खुद प्रॉफिट नहीं होगा तो वो हमें कैसे अर्न करके देगी। तो ये सारी बातें हैं इसमें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो थोड़ी थोड़ी बातें हम इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या करती है। इन्वेस्टर्स क्या बताते हैं हमें, बताते नहीं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी कंपनी की, जब तो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा हमारी कंपनी में। एम्प्लॉयज़ का क्या है, वो क्या करते हैं, नॉलेज होनी चाहिए उन्हें कि कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ कितनी है, जिससे वो मेक श्योर करे कि उनकी सैलरी उन्हें टाइम पे मिलेगी, उनको बोनस टाइम पे मिलेगा, उनको और जो चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती हैं वो फैसिलिटीज़ उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेगी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज़ बिल्कुल बेफ़िक्र रहेंगे, लेकिन अगर वहीं कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो एम्प्लॉयज़ भी ढंग से काम नहीं करते वहाँ पर। क्रेडिटर्स मतलब हो गया हमारा सप्लायर्स, जो कि सामान सप्लाई करते हैं हमें। तो ये क्या चेक करते हैं, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कंपनी। गवर्नमेंट क्या देखती है कि हमारा टैक्स पे करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड टैक्स रेगुलेशन, कि टैक्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, टैक्स के रूल्स। लेंडर्स क्या चेक करेंगे कि हमारी टाइमली पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही। और पब्लिक क्या डिटरमाइन करेगी कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, यानी कि कंपनी। डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा कि हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन से हैं। फंडामेंटल
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स assumptions सॉरी। तो हमारे 3 अकाउंटिंग असम्पशन्स होते थे। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जो कि थे हमारे गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस और कंसिस्टेंसी। तो गोइंग कंसर्न क्या होता था कि हमारी कंपनी हम मान के चलेंगे कि कभी लिक्विडेट होएगी ही नहीं, हमेशा चलती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, कभी बंद नहीं होने वाली हमारी कंपनी। कंसिस्टेंसी क्या था कि हम जो एक रूल, एक मेथड कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेम ही रहना है अनटिल अनलेस कि हमारे पास 3 इसके चेंजेस रहते थे कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कब चेंज कर सकते हैं, वो मैं भी आपको लिखवा दूँगी। और एक्रूअल बेसिस पे क्या होता था कि जो हम अपनी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो हम जब भी रिकॉर्ड कर देंगे जब वो हुई हैं। ये वेट नहीं करेंगे कि इसका सेटलमेंट हो जाएगा, हम जब इसे अपनी एंट्री में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे जब हम जर्नल एंट्रीज लिखते थे, तो उसमें हम करते थे कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब ये एक हमारी ट्रांजेक्शन थी जो नॉन कैश आइटम की थी, कि हमने गुड्स परचेज करे लेकिन हमने कैश नहीं दिया उसको। अब हम क्या दिखाएंगे कि जब सेटलमेंट हो जाएगा उसका हम कैश दे देंगे। हम ज़रूरी थोड़ा ना जब भी उसको एंट्री करें। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, अभी क्रेडिट पे हुई है ट्रांजेक्शन, कैश का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इसे फिर भी अपनी एंट्री में करते थे, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर? तो हमारे इसके 3 पॉइंट देखे हमने अभी। पहला गोइंग कंसर्न, इसी के बारे में लिख लेते हैं पहले लाइन से। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर foreseeable future and will not liquidate। हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है और कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात है जो कि लिखेंगे हम यहाँ पर, इफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इफ गोइंग कंसर्न assumption। assumption क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा until and unless। if going concern assumption fails, then assets are recorded at NRV, मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू। समझ में आ गई इतनी बात? अगर हमें दिख रहा है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चल ही नहीं रहा और हमें लिक्विडेट करनी पड़ रही है अपनी कंपनी, तो हमारे जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे उन्हें हम किस पे रियलाइज करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में लिखेंगे हम सेम accounting policies should be followed for similar transactions in all accounting periods। मतलब हमें सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है सिमिलर ट्रांजेक्शन्स के लिए और फॉर ऑल अकाउंटिंग पीरियड्स। अब इसमें एक छोटी सी बात है, ये लिखते हैं हम यहाँ पे। अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज्ड। कब होगी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज? इसकी भी 3 बातें हैं। पहला, इफ लॉ रिक्वायर्स। लॉ में बोला गया है आपसे कि आपको अब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अभी आप WDV यूज़ कर रहे थे, अब आपको SM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना पड़ेगा।
दूसरा इफ AS रिक्वायर्स। अब अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोल दिया गया, नया रूल आ गया, अमेंडमेंट हो गई कि अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, अब आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करना, अब आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। तो इस टाइप से जब चेंज हो जाएगा। और तीसरा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाना है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर हमसे कांटेक्ट करें, इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। तो भी हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी इसका एक पॉइंट था। अब एक बचा है हमारा थर्ड पॉइंट, एक्रूअल बेसिस। इसमें लिखते हैं transactions are recognized when they occur। ठीक है, इसी में या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉट when settlement is made or without considering receipt, या फिर पेमेंट ऑफ कैश। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास रिसिप्ट आई है या नहीं आई है, हमने पेमेंट कैश में की है या नहीं की है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गई हम उसे इंस्टेंट रिकॉर्ड कर लेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब जो टॉपिक है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। और टॉपिक का नाम है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसका हमारा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में हमें क्या बताया जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करी है हमने, वो अंडरस्टूड होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए हमारे यूजर्स के लिए। अगर उनके समझ ही नहीं आएगा तो कोई हमारी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेगा, या कोई हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़रूरी है, कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अच्छे से रिकॉर्ड हों और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो इसी में हम लिख लेंगे इंफॉर्मेशन presented in financial statements should be readily understandable by the users with reasonable knowledge of business। ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या बोलते हैं कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उतनी ही प्रोवाइड करनी है हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी ज़रूरी है। हम फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, फालतू की ज़्यादा डेटा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दें और वो ज़रूरी ना हो, जिससे हमारी कंपनी को ही हार्म होता है। इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से। अब हमारा क्या है, बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और मल्टीपल इंटरेस्ट रेट पे है, तो हम डायरेक्ट उसकी अमाउंट दिखाते हैं कि पेड अप कैपिटल कितनी होती है। लेकिन वहीं अगर हम उसे उसी बैलेंस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दें कि सब्सक्राइब इतनी थी,
हमारे पास एप्लीकेशन इतनी आई, हमने सब्सक्राइब इतनी की, उसके बाद ऑथराइज़्ड इतनी है, इतनी पेड अप है, इतनी सिक्योरिटी प्रीमियम आया। ये एक इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारे यूज़र्स को क्या चाहिए होता है? हमारे यूज़र्स को चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सिंपल और ईज़ी टू अंडरस्टैंडेबल हो, ना कि हम उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करके उसे इर्रेलेवेंट बना लें। इसमें कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम होता है कम, हमारे यूज़र्स के पास, और हम क्या करते हैं, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिससे क्या होता है उनका टाइम वेस्ट होता है और हम कुछ भी कर नहीं पाते। और एक होता है हमारा कि हमें चेक करना होता है कि हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है इस चीज़ के लिए, कि हमारे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, कि एक बच्चा है, उसका मुझे नाम पूछना है कि भैया आपका नाम क्या है, और आपने मुझे नहीं बताया, और वो चला गया अपने घर। अब मैं 10 रुपये ऑटो के दिए, 100 रुपये मैंने बस के दिए, उसके पीछे-पीछे उसके घर पहुँच गई और उससे पूछा आपका नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम राम है। क्या ये रेलेवेंट था? कितनी इर्रेलेवेंट बात है कि मैंने इतनी कॉस्ट लगाई 110 रुपीज़, और उसका नाम जान के मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो हमें इन्फॉर्मेशन उतनी देनी है और उस इन्फॉर्मेशन पे हमें अपनी कॉस्ट उतनी लगानी है, अगर हमारे उस पे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो थोड़ा-सा पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में हम कि रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस होता है, इट इज़ नॉट राइट टू थिंक दैट मोर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। क्या देखा, इट इज़ नॉट राइट, सही नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो सही ही होगी। कभी-कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हार्मफुल होती है, ठीक है? नॉट बेटर। A mass of irrelevant information creates confusion and can be even more harmful than non-disclosure. इसमें क्या दे रखा है? इससे बढ़िया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपने यूज़र्स को कन्फ्यूज़ करें। इससे बढ़िया है हम सिर्फ़ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, जिसकी वज़ह से क्या होगा, हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे थोड़ी-सी चीज़ें, लेकिन हम उसे मेंशन कर देंगे अलग से। तो इसमें लिखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू know the following two problems in this regard. अब वो 2 प्रॉब्लम कौन-कौन सी हैं हमारी? पहला, टाइमलाइनलेस, मतलब if there is undue delay in the reporting of information, it may lose its relevance. मतलब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी, हम उसे तैयार करने में, उसे डिटेल बनाने में इतने इन्वॉल्व हैं, हम भूल ही गए कि हमें कब टाइम पे प्रोवाइड करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, और क्या होगा? उसकी रेलेवेंस ही चली जाएगी। हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली और रेलेवेंस क्या रहा उसका? ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसमें लिखेंगे हम द benefits derived from information should exceed the cost of providing it. मतलब जितनी कॉस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में लग रही है, उससे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए हमारा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अगेन इररिलेवेंट था हमारे कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। थर्ड पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी।
मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी रिलायबल होनी चाहिए कि उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हमारा जितना भी मटेरियल एरर है वो नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, यानी कि सच्चाई ज़्यादा होनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ना कि हमारे लीगल फॉर्म जो हम कानून फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो वो बिना बायसनेस की होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी में हम यही देखेंगे इसके बारे में कि रिलायबिलिटी मतलब क्या? द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायसनेस। और इसके बारे में हम लिखेंगे transactions and events must be neutral। न्यूट्रल मतलब वही फ्री फ्रॉम बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में लिखेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड both inter-firm and intra-firm comparison। ये सेम पॉइंट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है कि हम अपनी फर्म, एक फर्म क्या करती है, कंपेयर करती है इन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स और 2 फर्म इन 1 डिफरेंट सिंगल टाइम पीरियड। ये होती है हमारी कंपैरेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे एसेट्स हो गई, हमारी लायबिलिटीज़ हो गई, हमारी इक्विटी हो गई, हमारा इनकम एंड गेन कितना है, एक्सपेंसेस और लॉस कितना है। ये एलिमेंट्स हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था? पीएनएल होता है। पीएनएल में क्या दिखाते हैं? हम अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं, हम अपना लॉस दिखाते हैं, हम अपना गेन दिखाते हैं। फिर आती है हमारी बैलेंस शीट, उसमें क्या दिखाते हैं हम अपने एसेट्स दिखाते हैं, हम अपनी लायबिलिटीज़ दिखाते हैं और इक्विटी दिखाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट में। क्लियर? कैश भी हमारा बैलेंस शीट में ही आ जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। तो लिखते हैं इसे ऐसे, इसकी हेडिंग डाल देते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, पहला पॉइंट लिखेंगे हम एसेट्स। ये तो सबको पता होगा एसेट्स क्या होते हैं कि हमारे कौन-कौन से रिसोर्सेज ओन करे जाते हैं और कंट्रोल करे जाते हैं एंटरप्राइजेस के थ्रू, जिनसे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इसमें लिखते हैं हम एसेट्स क्या होते हैं हमारे? रिसोर्सेज owned and controlled by enterprises which provides future economic benefit। तो इसे हम हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पे वर्ड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लायबिलिटीज। हमारी लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि अराइज कराए जाते हैं किससे? पास्ट इवेंट में। हमने पास्ट इवेंट में कोई ऐसा काम किया होता है जिसकी वजह से हमें आगे जाके किसी को पे करना होता है, हमें सेटलमेंट करनी पड़ती है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज आउटफ्लो होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज कैश आउटफ्लो होगा या हम कैश के बदले हम अपनी गुड्स दे सकते हैं तो हमारा परचेज कम हो जाएगा। तो हम लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising from past events, the
settlement of which is expected to result in outflow of resources. तो हमारा हाईलाइट करने वाला वर्ड क्या हुआ? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ क्या दे रखा है हमें? यहाँ दे रखा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और यहाँ लिखा है मैंने पॉसिबल। यानी कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं हमारे, जो हमारी प्रेजेंट में हमें पता है कि क्या क्या करना है, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, हमें आगे जाके उन्हें कितना पे करना है, हमने उनसे गुड्स लिए हैं, हमें उन्हें वापस से पे ऑफ करना है, अपनी कैश पे करना है या फिर अपनी गुड्स पे करने हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और पॉसिबल ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हमारे वो होंगे कि हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया कि भाई इतने का सामान था, इन्हें इतने देने थे और हमारे अकॉर्डिंग हमने वो किसी और ट्रांजेक्शन में डील की थी या किसी और अमाउंट पे डील की थी। अभी फ़िलहाल केस चल रहा है, उस केस का रिजल्ट नहीं आया उस फाइनेंशियल ईयर में। तो हम क्या करते हैं कि जो अभी हमारी ट्रांज़ैक्शन हुई ही नहीं, जिसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं है कि हमें पे करना है, हमें पे नहीं करना, तो हम उसको लायबिलिटी कैसे दिखा सकते हैं? माना कि एक टाइम पे आके वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन अभी क्या है, अभी कोई लायबिलिटी नहीं है हम पे, तो इसलिए हम उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी शो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसे शो करते हैं किसमें? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ आता है हमारा? बैलेंस शीट के जस्ट नीचे, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड नहीं लिख सकते, हम एसेट साइड नहीं लिख सकते, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा किसी केस का, अगर हम जीत गए तो हमें पे नहीं करना किसी को भी, लेकिन अगर हम वही केस हार जाते हैं और हमें किसी को पे करना है तो क्या हो जाता है? तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी। इक्विटी मतलब हमारे ओनर्स की कैपिटल। तो इक्विटी क्या होती है इसके बारे में लिख देते हैं। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग all liabilities। तो ये क्या हुआ हमारा? रेसिडुअल इंटरेस्ट। हमारा कितना रेसिडुअल इंटरेस्ट बचा? कब? जब हमने अपने क्या करा? एसेट्स को माइनस करा लायबिलिटीज से। तो इसकी एक इक्वेशन भी है, हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो हमने एक इक्वेशन सीखी थी इसकी। वो इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ठीक है। और ये हम अब भी आज भी अपनी बैलेंस शीट में देखते हैं, जब हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? पहला क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली हेडिंग ही हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है। फिर यहाँ टोटल आ जाता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? एसेट्स। यानी कि जो टोटल एसेट्स का आएगा वही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का आएगा। हमने यहाँ क्या लिखा? एसेट्स इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है। और हमारे इक्विटी में क्या क्या शो करते हैं हम अपना? इनकम। इनकम प्लस होती है और एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। और ये ऐसा क्यों दिखा रखा है? हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारा पहला पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाते हैं हम? कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आता है? हमारा पीएनएल अकाउंट से। और पीएनएल अकाउंट में हम क्या शो करते हैं? कि हमारी कितनी इनकम हो रही है और कितने एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल इक्विटी में क्या आ गया हमारा? हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस। तो चलिए अब हम यही एक्सप्लेन करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस क्या होता है। तो हमारा 4 पॉइंट है इनकम। इनकम मतलब गेन। ये क्या हुआ है? तो ये है इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल सी बात है, हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना इंक्रीज करा हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे अब हम।
एक्सपेंसेस या लॉस, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल सी बात है, इनकम हमारी वो होती है जहाँ इंक्रीज होता है हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जहाँ पे डिक्रीज किए जाते हैं हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किसमें, एक अकाउंटिंग पीरियड में। ये भी एक सिंपल सा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, यानी कि हमारे एलिमेंट्स जो जो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हम उनको किस टर्म पे मेजर करते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं इसे लिख के एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पहला क्या बोला मैंने, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारा क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करा है और आज के टाइम पे उस प्रोडक्ट को यूज़ करे हुए हमें 3 साल हो गए, तो हम 3 साल पहले जाएंगे और चेक करेंगे कि हमने वो 3 साल पहले किस प्राइस पे परचेज किया था। तो वो हो जाती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसमें लिखेंगे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब किस टाइम जब हमने एक्वायर करा था उस प्रोडक्ट को तो उस टाइम उसकी कॉस्ट क्या थी। नेक्स्ट करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट क्या होती है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है और हमें चेक करना है कि हमारे इस प्रोडक्ट की करंट कॉस्ट क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिमिलर प्रोडक्ट देखेंगे इसके जैसा सेम प्रोडक्ट कि आज के टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, तो वो होगी हमारी इसकी करंट कॉस्ट। तो इसमें लिखेंगे हम प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट्स। थर्ड क्या है हमारा, रिलायजेबल वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं सेटलमेंट वैल्यू। रिलायजेबल वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू क्या होता है कि हम सेटल कर रहे हैं कि अब आगे जाके हमें ये अपना एसेट्स यूज़ नहीं करना आगे, और आज मतलब आज इसकी वैल्यू हम अपनी बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, लेकिन उसको जिस टाइम पे हम अपनी बैलेंस शीट से उस एसेट्स को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे किस रेट पे बिक रहा है या किस रेट पे हमारी स्क्रैप वैल्यू है इसकी, उसको बोलते हैं रिलायजेबल वैल्यू। यानी कि नेट रिलायजेबल वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू सेम बात है। एसेट्स विल बी रियलाइज्ड या फिर सोल्ड एट दिस वैल्यू। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और करंट वैल्यू हमारी दोनों डिफरेंट वैल्यूज होती है। करंट वैल्यू में क्या करते हैं, हम आज की देखते हैं कि आज हमारे एक इस प्रोडक्ट का सिमिलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे। और हमारे प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू में हमें हमारे परचेज प्राइस दे दी जाती है और उसके बाद दे दिया जाता है कि इस परचेज को, इस मशीन को परचेज करने के बाद हमारा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। सपोज करो हमारा 10,000 रुपये हमें हर साल मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि 10% से हमें वापस से मिल रहा है सारा। तो हम क्या करते हैं, हम जो देखते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमें इतना 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 प्राइस हमें मिल रहा है इस मशीन को यूज़ करने से, तो हम उन सभी के ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि 10 साल बाद हमारी मशीन हमें इतना कमा के देगी, तो आज के टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वही होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लोज। मतलब हमें पता है पहले कि फ्यूचर में कितना फ्लो होने वाला है हमारे इस मशीन को परचेज करने से, कितना कैश फ्लो हो रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक ईयर की कैश फ्लो को प्रेजेंट में ले आएंगे, क्योंकि हमेशा हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम रहती है फ्यूचर फ्लोज से। तो हम फिर कंपेयर करते हैं कि जिस अमाउंट से हम परचेज कर रहे हैं और जो अमाउंट हमारी फ्यूचर वैल्यू की आई है वो एक्सीड है या लो है। अगर वो ज़्यादा है या वो कम है तो हम उससे पता लगाते थे कि हमें इस मशीन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस टाइप का एग्जाम्पल हमारी बुक में है इस चैप्टर में।
जो कि हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं हम इसकी। ये तो हो गए थे हमारे मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स कि हम कैसे-कैसे मेज़र करेंगे, क्या-क्या करेंगे। अब है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कि हम किस टाइप से मेंटेन करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। हेडिंग है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। तो पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये होता क्या है। जैसे कि एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग assets are stated at historical cost at current purchasing power. Restatement at clo- closing prices using average price index. हाईलाइट कर लेंगे हम एवरेज प्राइस इंडेक्स को। नेक्स्ट एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इसमें रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग prices using specific price index। तो हम हाईलाइट करेंगे स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स को। ये सारी टर्म्स ना आप सबकी जब काम आएगी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं एक लास्ट फॉर्मेट। एक कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे निकालती है? कंपनी अपना प्रॉफिट निकालती है, सबसे पहले वो देखती है उसके पास कैपिटल कितनी है। उसने कैपिटल कितनी लगाई है, ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। फिर देखेगा कि उसने ऐड कितनी करी, यानी कि एडिशनल कैपिटल। ये साल का मिड चल रहा है, इन्वेस्टर के पास पैसे थे, ओनर के पास पैसे थे, उसने वापस से एक एडिशनल कैपिटल और लगा दी। फिर क्या होता है, कंपनी के लास्ट में हमारे पास क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमने लगाई कैपिटल 10,000, एडिशनल कैपिटल लगाई हमने 12,000, और ये आ रहा है हमारा साल के लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची, 30,000। यानी कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई है। अब यहाँ जो आएगा वो या तो हमारा प्रॉफिट होगा या होगा हमारा लॉस। और इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल। तो हमारा क्या निकल के आएगा इससे, रिटेन P&L। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमारी, 30,000, माइनस ओपनिंग कितनी थी, माइनस 12,000। तो कितना हुआ, 30,000 माइनस 22,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया यहाँ, प्रॉफिट आया हमारा 8,000 का। और इसी को हम कैसे लिखेंगे एक प्रॉपर अच्छे फॉर्मेट में, तो होता है हम यहाँ एक डब्बा सा बना लेंगे। और उसमें क्या लिखेंगे हम,
क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल किस-किस पे हो सकती है हमारी? हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट परचेजिंग या फिर फिजिकल कैपिटल। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल भी किस-किस पे? माइनस कर दी यहाँ पे हमने। फिर माइनस क्या करेंगे? एडिशनल या फिर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। और इसको माइनस करने से यहाँ पे हमारे पास क्या आया? रिटेन्ड प्रॉफिट या लॉस। ये हमारे एक छोटा-सा न्यूमेरिकल का एक ओवरव्यू था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आगने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स पे फ़ोकस करेंगे, इसके एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे और इस स्टडी मटेरियल के चैप्टर 2 के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, और मैं चाहती हूँ अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आए, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।